नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है मालगुजारी नीति। अंग्रेजों की मालगुजारी नीति। मालगुजारी मतलब भू राजस्व। मालगुजारी मतलब भू राजस्व, लगान। ठीक है, देखिए जो प्राचीन व्यवस्था थी भू राजस्व लेने की, जो प्राचीन व्यवस्था है तो उसका ये था कि जो भी उपज है, जो भी किसान उपज करेगा, उपज पैदा करेगा अपने खेत में, उसका कुछ भाग उसको राजा को देना पड़ता था। उसका कुछ भाग उसको राजा को देना पड़ता था। ठीक। और जब से अंग्रेजों ने जैसे जैसे धीरे धीरे भारतीय भूभाग पर अधिकार करना स्थापित किया, यानी कि जब से वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे, राजनीतिक शक्ति या सैनिक शक्ति के रूप में उभरे। ठीक है, पहले क्या था, पहले तो कंपनी एज ए कंपनी काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर हम ज्यादा क्षेत्र पर अधिकार कर लेंगे तो ज्यादा मुनाफा होगा। और इनका ध्येय जो ये था या उद्देश्य इनका ये था कि जो भी खर्चा हो, चाहे तो वो युद्ध करने में खर्चा हो, चाहे माल खरीदने में खर्चा हो, यानी कि क्या करते थे, भारतीयों से माल खरीदा, भारतीय दस्तकारों से माल खरीदा और उसे दूसरे राज्य में या विदेश में उसको बेच दिया और मुनाफा कमाया। तो चाहे तो माल खरीदना हो, चाहे विजय यानी कि दूसरे पर अटैक करना, तो आक्रमण में भी खर्चा चाहिए, या उनके सैनिकों को या अधिकारियों को जो भी सैलरी वगैरह देनी है, तो वो सारा का सारा जो खर्चा वो कहां से कलेक्ट करना है, यस, भू लगान से, भू राजस्व से, यानी कि माल गुजारी से, यानी कि वो भारतीयों से कलेक्ट करना है और यहीं पर हमें खर्च करना है। अपना पैसा ब्रिटेन से कुछ नहीं खर्च करना। ठीक। तो सबसे पहले जैसे हमने बक्सर का युद्ध पढ़ा, प्लासी का हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध से इनके पास एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और एक बड़े भाग को इन्होंने विजित कर लिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को। लेकिन जो शुरू में इन्होंने माल गुजारी यानी कि भू राजस्व की जो प्रणाली रखी वो पहले वाली रखी, जैसे पहले राजा रखते थे, यानी कि उपज का कुछ भाग लेते थे। लेकिन जब वारेन हेस्टिंग्स आया तो वारेन हेस्टिंग्स ने इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया और भू राजस्व को क्या काम किया, नीलामी पर दे दिया। यानी कि अगर कोई जागीर है, कोई जमींदार है, अगर कोई जागीर है तो उसको क्या है कि भाई ठीक है, जो नीलामी पर दे दिया, जो ज्यादा भू राजस्व देगा, जो ज्यादा लगान देगा, आप उसी की जागीर। ठीक है, उसी की जागीर। तो नीलामी व्यवस्था इसने शुरू की, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनकी दृष्टि से फेल हुई। इनकी दृष्टि से इसलिए फेल हुई, इनकी दृष्टि से तो सारी फेल हुई। ठीक है, फेल इसलिए भी किए तो चाहते थे और पैसा मिले, ज्यादा से ज्यादा धन। ठीक है ना, तो इनकी दृष्टि से फेल हुई। अब कॉर्नवालिस आया, कॉर्नवालिस आया 93 में। इसने क्या काम किया, इसने एक स्थायी बंदोबस्त किया। स्थायी बंदोबस्त कहिए या इस्तमरारी बंदोबस्त भी आप कह सकते हैं। स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त। इसने क्या काम किया, इसने जमींदार को जो है, जमींदार को मान लिया भूस्वामी। जमींदार को क्या मान लिया, भूमि का स्वामी, और किसान को मान लिया बटाईदार, यानी कि उसमें काम करने वाला। जमींदार को भूस्वामी मान लिया और किसान को क्या मान लिया, बटाईदार। और ये जो जमींदार थे इनका एजेंट के रूप में इसने काम करना शुरू किया। अब इससे क्या हुआ, जो इनके पारंपरिक अधिकार थे किसानों के, ग्रामीणों के, जैसे चारागाह पर, जंगल पर, तालाब आदि पर, अब वो किसका अधिकार हो गया, जमींदार का। तो ये अपने जो पारंपरिक अधिकार थे इससे वंचित हो गए। और एक चीज इन्होंने डिसाइड कर दिया, जो लगान है या भू राजस्व है वो क्या रहेगा, जो राज्य यानी कि जो अंग्रेज, उस राज्य का जो अंग्रेज अधिकारी है या अंग्रेजों के पास जाना था, तो राज्य सरकार को ये देंगे, जो भी लगान होगा उसके 10/11 भाग, यानी कि 11 रुपए में से 10 रुपए किसके, इनके, और 11 रुपए में से 1 रुपए जमींदार का। तो ये अपना 1/11 बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने क्या काम किया, किसानों को कर दिया शोषण करना शुरू। ज्यादा से ज्यादा वसूल करेंगे, लेकिन इनका 1/11 तो थोड़ा सा बढ़ता था, लेकिन इनका 10/11 बहुत। अब इससे क्या हुआ, किसानों का शोषण होना शुरू हो गया और आर्थिक स्थिति खराब होनी शुरू हो गई। स्वाभाविक है, पॉलिसी ऐसी बना दी। और एक चीज और, अगर फसल नष्ट भी हो गई तो भी इनको मालगुजारी देनी होती थी। ठीक है, फसल नष्ट हो गई तो कैसे मालगुजारी, जमीनें बेचो। तो जमीन बेचकर क्या देते थे, मालगुजारी देते थे। अब जमींदार की आय बढ़ने पर भी क्या हुआ, हाँ, इन्होंने एक चीज और बोला कि अगर तुम्हारी आय बढ़ेगी,
भाई ये तो ज्यादा वसूल कर रहे हैं। अगर तुम्हारी आय बढ़ेगी तो हम मालगुजारी जो है दोबारा नहीं बढ़ाएंगे। और ये बना दिया वंशानुगत, यानी कि इसका फिर बेटा बन जाएगा। ओके जी, जमींदार का। और जैसे मैंने बताया, ये सबसे पहली व्यवस्था कौन सी थी, ये लगान वसूल करने की सबसे पहले व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त थी या इस्तमरारी बंदोबस्त। तो सबसे पहले 64 में बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है, और बंगाल बिहार उड़ीसा इन्होंने जीत लिया, संधि हो गई। अब तो ये कहाँ लागू होगी व्यवस्था, यस, बंगाल बिहार उड़ीसा और बनारस अवध का भी कुछ क्षेत्र इन्होंने विजिट कर लिया था, ठीक है, बनारस। और दक्षिण का एक क्षेत्र में मद्रास, यानी कि मद्रास का जो ऊपर वाला भाग, आज की डेट वाला मद्रास नहीं है ये, मद्रास पूरा बहुत बड़ा मद्रास, जैसे बंबई था ना, पूरा भारत अगर ये है तो ये जो पूरी पट्टी थी गुजरात तक, ये सारी बंबई थी, ठीक है। ऐसी ये मद्रास भी ऐसे एक मात्र शहर नहीं था, ये पूरा मद्रास था, पूरा प्रेसिडेंसी थी उनकी, प्रेसिडेंसी, ठीक है ना, जैसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मुंबई और क्या थी, मद्रास, तो बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो मद्रास के भी उत्तरी भाग में लागू थी, बंगाल बिहार उड़ीसा बनारस और मद्रास के उत्तरी भाग में। ओके, और अवध के लिए उन्होंने क्या काम किया, अवध के लिए उन्होंने एक अस्थायी जमींदारी व्यवस्था लागू की, और जिसका जो लगान का व्यवस्था थी वो समय समय पर उसको पुनः निर्धारित करते थे, बार बार निर्धारित, यानी कि वो सब अंग्रेजों के हाथ में था अवध के लिए। तो कहानी समझ में आ गई, ठीक है। पुरानी प्रणाली में क्या है, उपज का एक भाग ले रहे हैं, वारेन हेस्टिंग्स ने क्या कर दिया, नीलामी पर कर दिया, और इन्होंने उसको बताया फेल, ठीक है जी। 93 में स्थायी बंदोबस्त आया, और क्या बोले, जमींदार को भूस्वामी बना दिया, और किसान उसमें काम करने वाले बना दिए, बटाईदार। और 10/11 1/11, इनके 11 रुपए में से 10 रुपए किसके, राज्य के यानी कि अंग्रेजों के, और 1 रुपया किसका, जमींदार का। तो अपना एक हिस्सा बढ़ाने के लिए ये करता था शोषण। और ये व्यवस्था जो लागू हुई बंगाल बिहार उड़ीसा और बनारस में और उत्तरी मद्रास में लागू हुई। तो ये कहानी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते, इन्होंने क्या काम किया, अब एक और व्यवस्था, रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब किसान, रैयत का मतलब क्या है, किसान, यस। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था इन्होंने की दक्षिण में, ये कहाँ की, उत्तर भारत में, ये कहाँ की, दक्षिण में, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में। अब यहां क्या समस्या थी, यहां ये वाली व्यवस्था लागू नहीं हो सकती थी। कारण क्या था कि यहां बहुत बड़े जमींदार नहीं थे, कारण बहुत बड़े जमींदार नहीं थे। और रीड और मुनरो, रीड और मुनरो, इनका नाम याद कर लीजिए। रैयतवाड़ी का संबंध किससे, रीड और मुनरो से, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो रीड और मुनरो ने ये सिफारिश की कि यहां पर दक्षिण भारत में क्या कीजिए कि आप सीधे जो काश्तकार हैं उन्हीं से सीधा बंदोबस्त कर लीजिए, रैयतवाड़ी, यानी कि रैयत मतलब सीधा किसान से बंदोबस्त, रैयत का मतलब रैयत से बंदोबस्त, यानी कि किसान से, काश्तकार से बंदोबस्त। अब इसमें मान लिया गया, ठीक है भाई, जिस टुकड़े पर, जिस जमीन पर आप खेती करोगे, जिस जमीन पर आप खेती करोगे आप उसके मालिक हो, बशर्ते आपको उस जमीन की मालगुजारी देती रहनी पड़ेगी। और मालगुजारी भी कितनी थी भाई साहब, 45 से 55% तक, यानी कि लगभग आधी, जितना भी कमाओगे उसका आधा दे दो, यस, 45 से 55% तक। अब नाम को, तो इसका मतलब क्या, मालिक कब तक हो, जब तक टैक्स दे रहे हो, और टैक्स नहीं दे पाए तो कौन मालिक, किसका मालिक, ठीक है। तो नाम के मालिक थे, लेकिन ये वास्तविक मालिक नहीं बन पाए। अब जो ये व्यवस्था थी, जैसे मैंने बोला दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण में क्या, मद्रास, और दक्षिण पश्चिम में क्या, बंबई, यानी कि जो महाराष्ट्र गुजरात और ये कर्नाटक के नीचे तक, गोवा तक वाला क्षेत्र, या गोवा से भी अगर आगे बढ़ जाए तो, ठीक है। तो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में कुछ भागों में लागू हुई। अब वास्तव में क्या, इससे मालिकाना हक समाप्त हो गया। क्यों, क्योंकि भाई अगर वो टैक्स मालगुजारी नहीं देंगे तो क्या होगा, उनकी जमीनें बेच देंगे। मालगुजारी तो देनी है, बाढ़ आए, आंधी आए, तूफान आए, फसल नष्ट हो जाए, ओला हो जाए, कुछ भी है, आपको यू हैव टू गिव मालगुजारी, यू हैव टू गिव रेवेन्यू। आपको अपनी भले ही जमीन बेच दो, अंग्रेजों को पैसे चाहिए। ओके, तो ये वाली स्थिति क्लियर। ये कहा, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, यानी कि मुंबई और कहा, मुंबई और मद्रास में, ठीक है जी। और रीड और मुनरो ने सिफारिश की, किससे, सीधे किसानों से। ये किससे की, जमींदारी से की, ये किससे की, किसानों से की, ठीक है। अब आगे बढ़ो। महलवारी, महल का मतलब भी जागीरी होता है, महल का मतलब भी क्या है, जागीर। तो ये जो प्रथा है, महलवारी जो प्रथा है,
इसमें क्या हुआ, जो इसमें बंदोबस्त हुआ वो हुआ सीधा गांव से, ठीक है, सीधा एक गांव है और गांव का जो मुखिया है या अगर कोई जागीर है, महल मतलब जागीर, अगर कोई जागीर है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा गांव मान लो, एक कस्बा टाइप का, बहुत कस्बा टाइप का आप कह सकते हो, बहुत बड़ा जागीर है, तो उसका भी जो भी मुखिया है बस, या तो एक गांव या एक बहुत बड़े गांव का जो भी हेड है उससे सीधा का सीधा बंदोबस्त कर लिया, भाई आपको इतना अमाउंट देना है और समय समय पर हम उसको पूरे निर्धारण भी उसका कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कर ली गांव के मुखिया से और इतना अमाउंट आपको देना है, तो ये गांव से कर ली सीधा, गांव या बड़े गांव या कस्बा या आप जागीर भी कह सकते हो, जो भी उनका हेड है। पंजाब में ही इस प्रथा को ग्राम प्रथा कहा गया। ये क्या थी, महलवारी प्रथा ही थी। पंजाब में क्या, ग्राम प्रथा, इंपॉर्टेंट है, पंजाब में क्या थी, ग्राम प्रथा, और ग्राम प्रथा मतलब महलवारी प्रथा, यानी कि कोई भी गांव है वो एक फिक्स टैक्स दे रहा है, वो जो भी अंग्रेजों ने बोल दिया वो एक फिक्स टैक्स दे रहा है। और ये जो व्यवस्था थी ये थी गंगा यमुना के दोआब वाले क्षेत्र में, गंगा यमुना के दोआब वाले क्षेत्र में, यानी कि गंगा कहाँ से निकल रही है, उत्तराखंड से, हरिद्वार से, ठीक है जी, उत्तरकाशी से, और दोआब यानी कि दो आब यानी कि जहाँ दो जल मिल रहे हैं, गंगा यमुना जहाँ पैरेलल चल रही है, इलाहाबाद तक जा रही है, तो इसके आसपास के क्षेत्रों में व्यवस्था लागू थी। या आप कहें उत्तर प्रदेश से गुजर रही है पूरी बीचों बीच से, उत्तर प्रदेश, ठीक है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, और उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम मतलब जो जहां पाकिस्तान है, यानी कि उत्तर पश्चिम जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा, यानी कि पूरा क्षेत्र यह क्या था, पाकिस्तान वाला और पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र था, हिमाचल वाला, पूरा क्या था, पंजाब। तो इस क्षेत्र में क्योंकि हमने पढ़ी लिया ग्राम प्रथा थी। एक मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश का भाग, मध्य प्रांत। लेकिन समस्या क्या थी, ये जो भी टैक्स था या भू लगान था, भू राजस्व था, ये क्या था, अनुमान के आधार पर। अब इसका लाभ उठाया कंपनी के अधिकारियों ने। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने ऐसा स्वार्थ सिद्धि अपनी पूरी की, और उसमें क्या है, उसमें ऐसे दिखा दिया कि भाई लगान वसूल करने में उससे ज़्यादा खर्च आ गया, यानी कि लगान, जितने पैसे लगान से वसूल हुए उससे ज़्यादा खर्च उसको वसूल करने में आ गया, और वो पैसे कहाँ गए, उनकी अपनी जेब में, और इसलिए ये व्यवस्था भी क्या हो गई, फेल हो गई। अब इन सभी व्यवस्थाओं से इन्होंने, इनका एक ही मोटिव था, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से, भारतीयों से पैसे निचोड़ने। तो जो भारत की जो ये बहुत ही कि ये जी खराब स्थिति थी, हालांकि अब तो काफ़ी हद तक स्थिति ठीक है, लेकिन जो इतनी खराब स्थिति, भारत को पूरा निचोड़ दिया। जो ब्रिटेन इतना पैसे वाला, इतना धनी देश है, या यूरोपीय जो भी देश इतने धनी है, वो ऐसे नहीं है, सबको निचोड़ रखा है, सारे किसानों का खून चूस कर वहाँ लगाया गया। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जब इंग्लैंड में जाते थे तो इनको बहुत ही घृणा की नज़र से देखा जाता था, क्योंकि वहाँ के लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता था कि यहाँ कैसे शोषण कर रहे हैं, कैसे पैसे वाले बन रहे हैं, खून चूस कर पैसे वाले बन रहे हैं। वहाँ इनका कई बार अपमान भी किया जाता था। लेकिन जो ब्रिटेन की संसद थी, इंग्लैंड की संसद थी, वो कहीं ना कहीं, वो जो बहुत सारे सांसद थे वो इनसे क्या थे, मेल मिलाप था इनका, ठीक है, इस वजह से चल रहा था। ओके, एक रिवीजन करते हैं। देखिए, 3 व्यवस्था बताइए, एक बार नाम बताइए। यस, कौन सी, इस्तमरारी, दूसरी रैयतवाड़ी, रैयत यानी कि सीधा किससे, रैयत, किसान से, स्थायी बंदोबस्त, किसान से बंदोबस्त कर लिया, बंदोबस्त मतलब टैक्स लेना है। और तीसरा क्या है, महलवारी, महल मतलब जागीर, ठीक है जी, या इसको स्थायी बंदोबस्त भी। ये किससे हुई, जमींदार से हुई। ये किससे हुई, किसान से हुई। ये किससे हुई, गांव से हुई या महल से। महल मतलब एक बड़ा गांव, ठीक है, बड़ा गांव आप इसको कह सकते हैं, या जागीर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, 10/11 भाग क्या था, रिप्लाई कीजिए, कितना भाग देना था सरकार को। यस, 10/11। जमींदार कितना रखता था, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है, बोल रहे हैं आपको, यू हैव टू डू रिप्लाई इंटरेक्शन। यस, जमींदार का कितना, 1/11। ओके, इसमें कितना था, 45 से 55% तक, 45 से 55% तक। जब तक माल गुजारी दे रहे हो तो ठीक है, और माल गुजारी नहीं दे रहे हो तो क्या है, जमीन आपकी गई। और ये क्या है, इसका समय समय पर पूर्ण निर्धारण होता था। ये कहां पर लागू थी,
बताइए एक बार। यस 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 यस, क्या थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास का उत्तरी भाग। रैयतवाड़ी ये वाली व्यवस्था कहाँ नहीं चलने वाली थी? दक्षिण में। यहाँ कौन सी की? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये किससे की? रैयत किसान से। यहाँ कितना ले रहे हैं? 45 से 55%। वेरी गुड, ओके। और यहाँ पुनः निर्धारण, ठीक है। ये कहाँ थी? रिप्लाई कीजिए। यस यस कहाँ पर थी लागू? यस, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास का उत्तरी क्षेत्र। ये कहाँ पर थी? दोनों प्रेसिडेंसी के बहुत बड़े भाग पर, यानी कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, यानी कि मद्रास और बंबई, पूरी पट्टी बंबई थी, ध्यान रखिए। अगर आप पुराना मैप देखेंगे समझ में आ जाएगा। और ये कहाँ थी भाई? पंजाब में तो थी, ग्राम प्रथा थी वहाँ, ठीक है। दूसरा कहाँ थी? गंगा यमुना का दोआब, यानी कि उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, ठीक है जी। और कहाँ थी? मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, उत्तर पश्चिम यानी कि पंजाब वाला क्षेत्र पूरा। आज का पंजाब, ये पंजाब आज वाला पंजाब नहीं है, ये पंजाब वाला पूरा। आप हिमाचल ऐड कर लीजिए, हरियाणा ऐड कर लीजिए, पाकिस्तान पूरा ऐड, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐड कर लीजिए। ये पंजाब था, वास्तविक पंजाब, ओके जी। अब इस सब से क्या हुआ? इन्होंने, अंग्रेजों ने जो एक ग्रामीण जो ढांचा बना हुआ था भारत में, जो ग्रामीण ढांचा बना हुआ था वो चरमरा गया। कारण क्या था? इन्होंने जमीन को उन्होंने बेचने वाली, गिरवी रखने वाली, हस्तांतरित करने वाली वस्तु बना दिया। पहले ऐसा नहीं था कि जमीन बेच सकते हैं, ठीक है, हस्तांतरित कर सकते हैं। इन्होंने क्या बना दिया? बेचने वाली वस्तु। क्यों? क्योंकि इनको तो अपना टैक्स लेना था, ठीक है। ये क्या करते थे? बेच देते थे, ठीक है। तो इन्होंने हालत पूरा चरमरा दिया, ये ढांचा जो भारतीय ढांचा था। तो मैं आशा करता हूं ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आप देखिए, को कंफ्यूज 1% भी नहीं होंगे। अगर आपको अपना कंफ्यूजन दूर करना है, किसी भी विषय में कंफ्यूजन दूर करना है, तो कंपेयर कर लीजिए, पास में रख लीजिए, कंफ्यूजन होगा ही नहीं 1% भी। बिल्कुल एक लाइन से है, देखो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार आप इसको देख लेंगे तो आपका 1 या 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ, अब इसके अलावा मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करना चाह रहा था। देखिए, हमारा जीवन अमूल्य है। आप सभी का जीवन, चाहे आपके पास पैसे हैं नहीं है, निर्धन है, गरीब है, अमीर है, आप सभी का जीवन अमूल्य है। कारण क्या है? कारण ये है कि आप अपने जीवन से बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। केवल धन से ही नहीं, धन से मदद करना तो बहुत ही छोटा होता है। धन से, पैसे से आप कितनी एक बार मदद कर देंगे? धन से मदद करनी बहुत छोटी होती है। वास्तविक जो आपको लोगों की मदद करनी है, चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है, उसके कुछ तरीके हैं, ठीक है। हालांकि आप सभी को पता है, बस हमें सब कुछ पता होता है, बस हमें क्या है, उसको सामने लाना होता है। जब तक सामने नहीं आता तब तक हमें वो बात समझ में नहीं आती। सब कुछ पता है। तो नंबर 1 तरीका तो क्या है? सबसे बड़ा तरीका है दूसरे को मोटिवेट करना। आप दूसरे को मोटिवेट कीजिए, विशेष रूप से जो आपके आसपास के बच्चे हैं, आपके परिवार के बच्चे हैं, ठीक है। उनको समझ नहीं है, उनको नहीं पता क्या होता है कि जॉब कैसे लगती है, कैसे तैयारी करते हैं। आप तैयारी करके आपको पता चल चुका है कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, जीवन के क्या अनुभव है। तो उनको मोटिवेट, उनका जो आत्मबल है उनको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ये एक सबसे मोटिवेट करना एक सबसे बड़ा, ये समझिए सबसे बड़ी सहायता है। धन बड़ी सहायता नहीं है, धन तो बहुत छोटी सी, बहुत ही छोटी, लेकिन किसी को मोटिवेट करना एक बहुत बड़ी सहायता है, ठीक। दूसरा क्या है? अगर कोई दुखी व्यक्ति है, आपका मित्र है, आपका फैमिली में है या रिश्ते में, तो उससे सहानुभूतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक बात करना। सहानुभूतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक अगर आप बात कर लेंगे तो उसकी पीड़ा वैसे ही समाप्त हो जाएगी। तो आपको मोटिवेट भी करना है, सहानुभूतिपूर्वक बात भी करना है, ठीक है जी। और इन सब चीजों से आपका खुद का आत्मबल भी बढ़ेगा, आपको खुद पर एक प्राउड फील होगा, गर्व फील होगा, ठीक। और एक जो भी हम बातें अपने स्टेटस में डालते हैं, सोशल मीडिया में जो भी हम बातें अपने स्टेटस में डालते हैं, स्टेटस में सभी लोग डालते हैं, अच्छी अच्छी बातें डालते हैं, स्वाभाविक है। तो उनको अपने जीवन में कार्यान्वित करना भी लोगों की सहायता करना है।
अपने जीवन में कार्यान्वित करना भी लोगों की सहायता करना है, और कभी दूसरे को डिमोटिवेट नहीं करना, हतोत्साहित नहीं करना। कुछ गलती हो भी गई जाए, हम लोग क्या ह्यूमन बींग्स हैं, सबसे गलती होती है, कितना महान से महान व्यक्ति हो सबसे गलती हुई है, आपसे भी हुई है, बड़े से बड़े नेता से भी हुई है, ठीक है ना। तो अगर किसी से गलती हो भी गई है तो उसको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, उसको समझा रहा है, विशेष रूप से किसी से बच्चों को, किशोरों को, युवाओं को, ठीक है, क्योंकि उनमें अभी समाज उन्होंने नहीं देखा है। तो इन तरीकों से भी हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। ये भी आपके देश की सेवा ही है। देश की सेवा के लिए जरूरी नहीं है आर्मी में भर्ती होना, ये भी आपके देश की सेवा है। अगर हमारा समाज अच्छा होगा, हमारे समाज का स्तर बढ़ेगा, तो हमारे स्वाभाविक है देश का स्तर बढ़ेगा, सुख शांति होगी, और शांति होगी तो हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। और आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक या किसी भी तरह के विकास के लिए सबसे पहली शर्त है शांति। जिस घर में शांति है, जिस जिले में शांति है, जिस राज्य में शांति है, जिस देश में शांति है, वही देश ऊपर उठ सकता है, उसी देश का विकास हो सकता है, अन्यथा बिना शांति के विकास संभव नहीं है। ओके, तो यही मुझे आपसे बात शेयर करनी थी, और ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, नोट करना चाहे तो नोट कर लें, एक दो बार वीडियो को देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। नोट्स बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, काम काम की बातें नोट कर लीजिए, शॉर्ट में बनाइए नोट, ठीक है, या जैसे भी आपको उचित लगे, जैसा आपको ठीक लगे अपने तरीके से। ओके, तो इसी के साथ नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।